नमस्कार दोस्तों, आईआर के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इप्सा। इप्सा ग्रुप में देखो 3 कंट्रीज शामिल हैं, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इस ग्रुप का निर्माण हुआ था 2003 में। जैसे देखो ब्रिक्स के बारे में बोला जाता है, ब्रिक्स एक प्रोडक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, उसी प्रकार से इप्सा भी एक प्रोडक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। इप्सा एक नया प्लेटफॉर्म है साउथ साउथ कोऑपरेशन इस्टाब्लिश करने के लिए। देखो ये जो तीनों कंट्रीज है ना, जैसे ब्राज़ील है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री, साउथ अफ्रीका है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री और इंडिया है एशिया की कंट्री। तो तीनों देशों को आप रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हो अपने अपने कॉन्टिनेंट का, और इन 3 देशों के बीच कोऑपरेशन होता है। इसका मतलब एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच कोऑपरेशन हो रहा है, यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है इप्सा। देखो जैसा हमने डिस्कस किया, 2003 में इसे इस्टाब्लिश किया गया था और कंटेक्स्ट ये था, डेवलपिंग कंट्रीज ने WTO ज्वाइन किया था, लेकिन WTO ज्वाइन करने से डेवलपिंग कंट्रीज के सोशल और इकोनॉमिक गोल्स इंपैक्ट हो रहे थे। जैसे देखो WTO में तो एक एग्रीमेंट है जिसमें कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती हैं उन्हें कम करेंगी और फूड सब्सिडी जो दी जाती है उसे कम करेंगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया देखो, ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि फूड सब्सिडी कम की जाए या फिर किसानों को दिया जाने वाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम किया जाए। तो WTO के ज्वाइन करने से डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमिक और सोशल गोल्स इंपैक्ट हो रहे थे। तो इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज ने फोर्स किया वेस्टर्न कंट्रीज को कि वो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा लेके आए 2001 में। तो 2001 में देखो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा आ जाता है, लेकिन दोहा डेवलपमेंट एजेंडा पर कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में 3 कॉन्टिनेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं इप्सा, ताकि डेवलप कंट्रीज के साथ बेहतर ढंग से नेगोशिएट किया जा सके और ये 3 कंट्रीज मिलके ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाएं। देखो ये ग्लोब है, साउथ में जो लीस्ट डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए इस ग्रुप का निर्माण हुआ था 2003 में। अब आप परिस्थितियां समझ गए किन सर्कमस्टांसिस में इस ग्रुप का निर्माण हुआ था। ग्रुप का देखो एक मेन ऑब्जेक्टिव यह भी था कि अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाए ग्लोबल साउथ के बेनिफिट के लिए, मतलब आपस में कोऑपरेशन इस्टाब्लिश किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को। साउथ में जो भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका फायदा हो, इस प्रकार से कोऑपरेशन हो 3 देशों के बीच, यानी इप्सा ग्रुप की सहायता से। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर जो है इप्सा का वो है डेवलपमेंटल कोऑपरेशन। इप्सा कंट्रीज ने मिलकर एक फंड इस्टाब्लिश किया है, इप्सा फंड। डेवलपमेंट के फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है इप्सा के मेंबर कंट्रीज़ के बीच। सबने $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं। बाकी डोनर इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में एक नया मॉडल अडोप्ट किया गया है इप्सा के द्वारा। कैसे? इप्सा ने देखो अडोप्ट किया है बॉटम अप अप्रोच पर। आमतौर पर डोनर एजेंसीज में क्या होता है, ऊपर बैठे कुछ चंद लोग डिसाइड करते हैं किसको डोनेट करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स को सहायता देनी है, लेकिन यहाँ पे बॉटम अप्रोच देखने को मिलती है। ऊपर बैठे हायरार्की में ऊपर बैठे चंद लोग सब कुछ डिसाइड नहीं करते, नीचे से आइडिया आता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। बॉटम अप अप्रोच देखने को मिलती है इप्सा की कार्यप्रणाली में। कोई कंडीशनल टाइज अटैच नहीं है, मतलब इप्सा फंड की सहायता से किसी को लोन दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि आपको ऑस्टेरिटी मेजर अपनाने होंगे या फिर फिस्कल डेफिसिट इतना करना होगा। देखो काफ़ी बार IMF पे ये आरोप लगते हैं, IMF किसी को लोन तो दे देता है लेकिन कंडीशंस बहुत ज़्यादा लगा देता है। लेकिन इप्सा जो फंड है वो लोन देता है किसी कंट्री को तो कंडीशन नहीं लगाता। नेक्स्ट, डिमांड ड्रिवन है इप्सा फंड। लास्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन सपोर्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी की सपोर्ट पर आधारित है ये इप्सा फंड की सहायता से कंट्रीज़ को जो फंडिंग दी जाती है। तो इन 4 पॉइंट्स के बेस पे आप कह सकते हो कि इप्सा के द्वारा जो मॉडल अपनाया गया है कोऑपरेशन का वो अलग है बाकी डोनर इंस्टीट्यूशन से। अचीवमेंट क्या रही है इप्सा की? देखो फंड छोटा है इप्सा का लेकिन अप्रोच नहीं है। इसके बावजूद इप्सा की काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं। 2010 में इप्सा को MDG अवार्ड मिला था। MDG मतलब
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं इप्सा ने, जैसे विभिन्न देशों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का निर्माण करना, कई सारे देशों की कैपेसिटी को बिल्ड करना ताकि वो एड्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इन सब देशों में, इन सब एरियाज़ में काम कर सकें। खास करके इप्सा के द्वारा हेल्प की गई है हैती, सीरिया लियोन, बुरुंडी, वियतनाम, पैलेस्टीन, इन देशों की हेल्प की गई है ताकि वो इन सब एरियाज़ में अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकें। इसके अलावा देखो इप्सा ने अपनी पोजीशन को क्लियर किया है काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म आने चाहिए, वेस्ट एशिया में पीस कैसे इस्टाब्लिश हो सकती है, IMF में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। इन सब इश्यूज़ पर इप्सा ने स्टैंड लिया है, इप्सा ने अपनी पोजीशन क्लियर की है। इप्सा ऑर्गेनाइजेशन के पास देखो बहुत बड़ा पोटेंशियल है एनर्जी कोऑपरेशन के लिए, क्योंकि इप्सा के जो 3 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया को एक्सपर्टीज़ हासिल है सोलर एनर्जी में, साउथ अफ्रीका को एक्सपर्टीज़ हासिल है कोल टेक्नोलॉजी में, और ब्राज़ील को एक्सपर्टीज़ हासिल है बायोफ्यूल में। और सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर इप्सा का ये है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इप्सा के मेंबर कंट्रीज़ के बीच, और सिविल सोसाइटी भी आपस में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करती है, कोऑपरेट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इप्सा की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। इप्सा देखो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। देखो इप्सा की सहायता से इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हासिल कर सकता है, यानी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनकी लीडरशिप इंडिया के द्वारा हासिल की जा सकती है इप्सा की सहायता से। इप्सा इंडिया को एक मौका देता है चाइना की हेगमनी को काउंटर करने का। इप्सा देखो एक बेटर प्लेटफॉर्म है नैम से, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही देश हैं, 3 देश हैं तो सहमति किसी भी इशू पे आसानी से बन सकती है। नैम में 120 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, किसी भी इशू पर सहमति बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो चिढ़ते हैं नैम से, इवन ब्रिक्स से भी वेस्टर्न कंट्रीज़ चिढ़ते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ को कोई एलर्जी नहीं है इप्सा से। इप्सा इंडिया को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इप्सा की सहायता से इंडिया अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकता है, ना सिर्फ ग्लोबल साउथ की कंट्रीज से बल्कि ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज से भी, मतलब डेवलप कंट्रीज से भी और डेवलपिंग कंट्रीज से भी इंडिया अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकता है। इवन इप्सा एक ब्रिज का काम कर सकता है, ना सिर्फ साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए बल्कि नॉर्थ और साउथ कोऑपरेशन के लिए। समझ रहे हो ना? देखो जब भी साउथ की बात आती है ना, ग्लोबल साउथ मतलब ग्लोब में जो नीचे की कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और नॉर्थ की बात आती है तो ऊपर के जो कंट्रीज हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज हैं। करंट स्टेटस क्या है इप्सा का? करंट स्टेटस देखो ये है, कोमा में है फिलहाल ये इंस्टीट्यूशन। क्योंकि देखो आप एक बात बताओ, ब्रिक्स में कौन से कंट्रीज हैं? ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका। और इप्सा में कौन से देश हैं? 3 तो इसी में से हैं, ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका और बी फॉर ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया। 5 में से 3 देश तो ब्रिक्स में है ही ना, चाइना और रशिया अलग हैं। तो आप बताइए कौन से इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी? ज़्यादा तो इंपॉर्टेंस देखो उसी इंस्टीट्यूशन की होगी ना जिसमें बल्कि कुछ एक्स्ट्रा देश शामिल हों और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हों। इसमें देखो 2 देश एक्स्ट्रा हैं, एक चाइना, रशिया, और दोनों एक प्रकार से बड़ी पावर्स हैं। तो ऑटोमेटिकली जो इप्सा की इंपॉर्टेंस है वो कम हो गई है और ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। देखो इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे इप्सा है, इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिक्स नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ब्रिक्स ना चाइना डोमिनेटेड है, चाइना डोमिनेट करता है ब्रिक्स में, और इप्सा इंडिया को एक मौका देता है अपना लीडरशिप दिखाने का। चाइना पहले ये चाहता था कि इप्सा में हम भी शामिल हो जाएं, क्योंकि चाइना को एक बात का पता था कि इप्सा हमारी हेगमनी को काउंटर कर सकता है, इसलिए चाइना चाहता था कि कैसे ना कैसे करके चाइना भी इप्सा का पार्ट बन जाए और इप्सा बन जाए चिप्सा। लेकिन इंडिया को यह मंजूर नहीं था। इंडिया चाहता था इप्सा इप्सा ही रहे, इप्सा चिप्सा ना बने, चाइना शामिल ना हो जाए इप्सा में, 3 के 3 ही देश रहें, 4 देश ना हो जाएं। तो इंडिया ने चालाकी ये खेली, इंडिया ने कहा कि भैया इप्सा सिर्फ डेमोक्रेसीज के लिए है और चाइना तो डेमोक्रेसी है नहीं, इसलिए आप पार्ट नहीं बन सकते इप्सा का। चाइना को गुस्सा आ गया, चाइना कहा अच्छा हमें शामिल नहीं करोगे? तो पहले ना ब्रिक में 4 देश हुआ करते थे, साउथ अफ्रीका नहीं हुआ करता था। तो चाइना ने यह ठान लिया कि ब्रिक को हम बनाएंगे ब्रिक्स, इससे इप्सा जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि इप्सा में जो 3 देश हैं वो आ जाएंगे ब्रिक्स में,
तो इप्सा को अपने आप तवज्जो मिलनी बंद हो जाएगी। तो जानबूझ के साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया चाइना ने ब्रिक्स में। ब्रिक में पहले ब्रिक हुआ करता था, बाद में साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद ब्रिक्स बन गया। वैसे देखो साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी काफी छोटी है, लेकिन फिर भी चाइना ने जानबूझ के ऐड कर लिया ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को, क्योंकि मकसद ये था चाइना का कि ब्रिक को ब्रिक्स जब बनाया जाएगा तो इससे इप्सा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 3 देश सेम हो जाएंगे। इप्सा को कोई नहीं पूछेगा, ये चाइना की रणनीति थी। दोनों के देखो वैसे इप्सा और ब्रिक्स के बार बार ब्रिक ध्यान आ रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था ना, पहले ये ब्रिक था, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में। देखो इप्सा और ब्रिक्स दोनों के जो गोल हैं वो भी सेम है। दोनों ये चाहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इनमें सुधार आए। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की जाती है इप्सा के द्वारा भी और ब्रिक्स के द्वारा भी। लेकिन देखो दिक्कत यहाँ पे ये है, इप्सा में फिलहाल 3 देश शामिल हैं, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, इंडिया। तीनों में से ना इंडिया के लिए इप्सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों देश जो हैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनके लिए कोई रियल मोटिवेशन नहीं है। इनको ऐसा तो कोई फ़ायदा मिलता नहीं है कि हमें मौका मिलेगा अपना लीडरशिप रोल प्ले करने का, ना ही इनकी कोई ऐसी एस्पायरेशन है। इंडिया की एस्पायरेशन है ना कि चाइना की हेगमनी को काउंटर किया जाए, लीडरशिप स्किल दिखाई जाए। इसलिए इंडिया तो चाहता है कि इप्सा एक्टिव रहे, लेकिन ये दो देश नहीं चाहते हैं कि इप्सा कोई बहुत ज़्यादा अलग से आइडेंटिटी बनाए या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। इन 2 देशों को कोई रियल मोटिवेशन नहीं है, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील को। वैसे भी ये अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं चाइना के साथ और चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहते। इप्सा में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे तो ये चाइना को नाराज़ करने वाली बात हो जाएगी, और ये ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं चाहते। तो रियल जो एफर्ट्स की बात सामने आती है, रियल फोर्स आती है, वो इंडिया से ही आती है कि कैसे इप्सा को रिवाइव किया जाए। काफ़ी बार नैम और इप्सा को भी आपस में कंपेयर किया जाता है। देखो दोनों प्लेटफॉर्म आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, नैम और इप्सा। नैम अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। नैम नैम इप्सा को रिप्लेस नहीं कर सकता और इप्सा नैम को रिप्लेस नहीं कर सकता। दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नैम का फोकस होता है पॉलिटिकल ओरिएंटेशन पे और इप्सा का फोकस होता है इकोनॉमिक ओरिएंटेशन पे, समझ गए। और दोनों जो हैं उनको रिफॉर्म लाना होगा अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नैम में भी रिफॉर्म लाना होगा अगर नैम रेलेवेंट बना रहना चाहता है। इप्सा में भी रिफॉर्म लाना होगा अगर इप्सा एक रेलेवेंट बॉडी बना रहना चाहती है। वैसे देखो कहा यह भी जाता है कि इंडिया को तो सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, चाहे ब्रिक्स हो, नैम हो, इप्सा हो, क्योंकि अभी जो ज़माना है वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का है। इंडिया को एक ही समय पे कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। मल्टी अलाइनमेंट का अभी जमाना है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप अलाइन करो एक ही समय में, किसी को इग्नोर मत करो, क्योंकि देखो जीरो सम गेम नहीं है फॉरेन पॉलिसी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इप्सा को ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो ब्रिक्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, या फिर ब्रिक्स को ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तो इप्सा की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जीरो सम गेम नहीं है। इप्सा का फायदा ब्रिक्स का नुकसान नहीं है, या फिर ब्रिक्स का फायदा इप्सा का नुकसान नहीं है, समझ गए। तो इस प्रकार से हमने इप्सा के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया डिटेल से।